हेलो साथियों, सुयान अकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट गियर जो फिजिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फीडबैक का। ठीक है, इससे पहले तक हमने ट्रांजिस्टर के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। ट्रांजिस्टर के अंदर भी जो है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और उसके जो हमने हाइब्रिड पैरामीटर है वो भी हमने उसके फाइंड आउट कर लिए थे। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा फीडबैक का, यानी कि जो हमारा एम्पलीफायर है। और एम्पलीफायर जब भी मैं नाम लूँगा तो एम्पलीफायर का मतलब है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर कौन सा है? कॉमन एमिटर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा एम्पलीफायर रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखते हैं उसके अंदर हमारा जो ये बीटा आता है, जो करंट गेन है, क्या आ रहा है? करीब करीब अगर आप देखते हैं तो 100 के आसपास आएगा। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको एम्पलीफायर की तरह हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं किसके ऊपर कि फीडबैक का मतलब क्या है। कि नॉर्मली जो आप अगर एक एम्पलीफायर की बात हम करते हैं, देखिए, और फीडबैक के बारे में जो भी हम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन और कुछ कुछ जो हमारे फॉर्मूले हैं इनपुट रेजिस्टेंस के, आउटपुट रेजिस्टेंस के। और एक जो हमारा, जब भी हम एक एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं तो एम्पलीफायर के लिए क्या होता है, एक बैंड होता है ना। उस बैंड के अंदर जो है आपका उसका जो एम्पलीफिकेशन कांस्टेंट है, जिसे हम ए बोलते हैं, वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो उस जो जहाँ जहाँ तक वो कांस्टेंट रहता है, या फिर कह सकते हैं जहाँ पे उसकी मैक्सिमम पावर की जो है √1/√2 जो वैल्यू रहती है, उस एरिया को जो हम क्या बोलते हैं, बैंड गैप बोलते हैं उसका। ठीक है, तो वो जो बैंड गैप होता है, वो बैंड गैप उसमें किस तरह से उस पर इफेक्ट पड़ता है उसकी बात हम करने वाले हैं ना। तो वहाँ से जो है क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल पड़ता है, वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा दूंगा। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज इसके बारे में क्या होना चाहिए कि कोई भी जो एम्पलीफायर है, ये मान लीजिए कोई एम्पलीफायर है जिसका एम्पलीफिकेशन कांस्टेंट कितना ए है। जब हम इसके अंदर क्या करते हैं, इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज देते हैं, तो आपको क्या मिलेगी? यहाँ से एक आउटपुट वोल्टेज मिल जाती है। ठीक है, ये एक सिंपल एम्पलीफायर होता है। फीडबैक का मतलब क्या है कि जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है उसका कुछ पोर्शन हम क्या करते हैं, वापस इनपुट कर देते हैं, है ना, यानी कि रिवर्स ट्रांसफर कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फीडबैक। ठीक है, तो फीडबैक जब हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये एम्पलीफायर है, ठीक है, और ये इसका इनपुट है, और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? आउटपुट वोल्टेज मिल रही है। इस आउटपुट का कुछ पोर्शन हमने क्या किया, एक किसी सर्किट के थ्रू क्या करते हैं, इनपुट में वापस दे देते हैं। ठीक है, समझ में आया कि इनपुट आउटपुट का कुछ पोर्शन हमने क्या किया, इनपुट में दे दिया। तो इनपुट में जो हम पोर्शन दे देते हैं, तो कुल मिला के यहाँ इनपुट जो होने वाली वोल्टेज है वो कितनी हो जाएगी? एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, VI इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, आउटपुट कितना है? VO मिल रहा है। अब ये VO क्या होगा? ये VO तो क्या से मिल रहा था, यहाँ से ये चेंज होकर क्या हो जाएगा? VO बेस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्योंकि VO आउटपुट कौन सा है, जब हम ओनली V इन दे रहे हैं, इसका कुछ पोर्शन हम जो है इधर दे रहे हैं, तो कुल मिला के ये वाला हमारे पास क्या हुआ? ये हुआ फीडबैक। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा? फीडबैक। तो फीडबैक सर्किट कौन सा हुआ? इसे हम बोलते हैं फीडबैक सर्किट या फीडबैक नेटवर्क। ठीक है, ये क्या है? फीडबैक सर्किट या फीडबैक नेटवर्क। अब आप देखिए कि अगर मैं यहाँ से डिफाइन करता हूँ ए को, तो ए क्या हुआ? V आउटपुट अपॉन V इनपुट। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो अब इसमें जो V जा रहा है, अगर यहाँ से मैं A की बात करूँ तो A क्या हो जाएगा मेरे पास? V आउटपुट बेस अपॉन V IF क्यों? क्योंकि इनपुट प्लस फीडबैक दोनों इसमें जा रही है, तो ये होगा A। लेकिन मैं आउटपुट में कौन सा दूंगा? इस पर मेरा कोई, ये फीडबैक मैंने एक बार कर दिया, तो ये मैं यहाँ से नहीं दे रहा हूँ, ये जो फीडबैक अंदर जा रही है, ठीक है, ये क्या जा रही है? अपने आप इसमें जा रही है। मैं इनपुट में क्या दे रहा हूँ? एक्चुअल में जो मेरे पास नया जो कॉन्स्टेंट आएगा अब यहाँ पे फीडबैक के बाद में, वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए V आउटपुट डेस अपॉन V इन, ये होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा क्या होगा इसके अंदर? एक्चुअल में जो है मेरे पास कितनी वोल्टेज जा रही है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि जो V IF होगा, ये क्या होगा आपका? V IF का मतलब है कि आप इसमें V इनपुट दे रहे हैं, प्लस ये जो वोल्टेज यहाँ से आ रही है, कितना टाइम्स आ रही है? बीटा टाइम्स। ठीक है, कितना टाइम्स है? बीटा टाइम्स V आउटपुट डेस। ठीक है, बीटा टाइम V आउटपुट डेस। तो ये हमारी क्या हो गई? ये है एक्चुअल जो एम्पलीफायर में वोल्टेज जा रही है। ठीक है, ये वो है जो आप आउटपुट में इनपुट में दे रहोगे, आप अपनी तरफ से दे रहोगे, इतनी वोल्टेज में दे रहा हूँ, आउटपुट में मुझे ये मिल रही है। अंदर क्या हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं। पूरा मिला के क्या है? ये पूरा मिला के एक एम्पलीफायर है विद फीडबैक, है ना। ये पूरा नेटवर्क मिला के क्या है? एक एम्पलीफायर है जिसमें अंदर क्या हो रहा है मुझे उसका उससे मतलब नहीं है। मैंने इनपुट में ये दिया, आउटपुट में मुझे ये मिला, तो नया एम्पलीफिकेशन कांस्टेंट क्या आया? AF आया। तो A और AF में क्या रिलेशन होगा? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है सॉल्यूशन एक पेज का, उस पर मैं नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि A और AF में जो है क्या रिलेशन आता है। ठीक है, चलिए, तो इसको बोलते हैं हम फीडबैक। और A और AF में जो डायरेक्ट रिलेशन आने वाला है वो रिलेशन आएगा कि AF इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस A बीटा। ठीक है, एक ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। ये क्या है? जो हमारा
फीडबैक करने के बाद, ठीक है, फीडबैक करने के बाद जो हमारा नया एम्प्लीफिकेशन कांस्टेंट होता है वो एम्प्लीफिकेशन कांस्टेंट और जो पुराना एम्पलीफायर था विदाउट फीडबैक उनमें और ये जो हमारा नेटवर्क है इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। कुछ नाम जो है इंपॉर्टेंट वो लिख लेना। ये क्या है हमारा पास, फीडबैक नेटवर्क, ठीक है। और बीटा को क्या बोलते हैं, बीटा को बोलते हैं फीडबैक रेशियो या फिर दूसरा कह सकते हैं रिवर्स ट्रांसफर रेशियो, है ना। फीडबैक रेशियो या रिवर्स ट्रांसफर रेशियो, रिवर्स क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिवर्स इसमें ट्रांसफर, आउटपुट से इनपुट की तरफ इसमें ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ आ गई, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिए, ठीक है। बाकी जो कैलकुलेशन है ये हम ये जो सारी चीज़ें ये जो उसको सोल्व करते हैं, ठीक है, ये फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला तो यूज करते हैं, तो मुझे उस पर नहीं जाना, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा जो चीज़ें आपको फॉर्मूला याद करने वाली चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फीडबैक का फॉर्मूला। अब यहाँ से जो है फीडबैक दो टाइप के हो सकते हैं, पहला होता है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक तो वो डिपेंड करेगा कि आपने ये जो सर्किट लिया है ये किस तरह का लिया है ना। जो आपके पास जो फीडबैक सर्किट है वो फीडबैक नेटवर्क या फीडबैक सर्किट है वो किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए इसकी और जो आपके पास ये आ रहा है इधर से जो इनपुट में हम दे रहे हैं ये दोनों जो है, अच्छा ये कितना जाएगा अंदर, ये होगा बीटा टाइम्स वी आउटपुट, ठीक है। तो जो बीटा टाइम्स वी आउटपुट है और वी इनपुट है इसकी पॉजिटिव में या फिर कह सकते हैं इसके बीच फेज डिफरेंस कितना है, ठीक है। अगर इनके बीच फेज डिफरेंस पाई और जीरो या 2 पाई के क्या है मल्टीपल में चल रहा है, इंटीजर मल्टीपल में, तब तो क्या होगा पॉजिटिव फीडबैक। और अगर पाई के इंटीजर मल्टीपल में चल रहा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी दोनों की पॉजिटिव फीडबैक कहाँ यूज आता है, नेगेटिव फीडबैक कहाँ यूज आता है। दूसरा इस वाले भी फॉर्मूले से देखेंगे कि पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। तो एक तो आप ये फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे और ये इस तरह का फीडबैक सर्किट है, ये दोनों आप बना लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आ जाते हैं, दो तरह के जो फीडबैक है तो आप पहले लिख लीजिए नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 क्या है कि इफ 1 माइनस ए बीटा इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, कि अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। अब ये 1 से ग्रेटर देन कब हो सकता है, आप यहाँ से सोचिए, ये 1 से ग्रेटर देन तब हो सकता है जब ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू क्यों नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1 प्लस कोई चीज़ आएगी तो वो क्या जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंप्लाइज ये कर रहा है कि जो आपका ए बीटा है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए नेगेटिव, वो क्या होना चाहिए नेगेटिव, ठीक है। अगर ये नेगेटिव है, ठीक है, अगर ये नेगेटिव है और ये 1 से बड़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा AF है वो लेस देन होगा किससे, A से। तो सारे मेरे बात को, ये क्या है A है, ये अगर 1 से बड़ी वैल्यू है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 से छोटी वैल्यू आएगी, या फिर कह सकते हैं कि ये A से क्या आएगी, छोटी वैल्यू आएगी, तो A से छोटी वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये कौन सा फीडबैक हुआ, जिसमें एम्प्लीफिकेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, लेस हो जाती है, उसे हम कौन सा बोलते हैं, ये होता है नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। ये कौन सा होगा, इसे हम बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। आगे समझ में, नेगेटिव फीडबैक में क्या हो रहा है, एम्प्लीफिकेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए विदाउट फीडबैक इसका ए यानी कि ये अगर 100 टाइम्स अगर वोल्टेज को बढ़ा रहा था तो इसके बाद में क्या हो सकता है 80 टाइम्स या 70 टाइम्स ही बढ़ा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको आउटपुट मिल रहा है उस आउटपुट की वैल्यू क्या कर दी इसने, जो आउटपुट मिल रहा था विदाउट फीडबैक के, जब फीडबैक करने के बाद क्या हुआ उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट केस। इसी तरह से हमारा सेकंड केस है कि इफ इफ 1 माइनस ए बीटा इज लेस देन 1, ठीक है। 1 माइनस ए बीटा इज लेस देन 1, ये लेस देन 1 कम हो सकता है जब आपके पास ये जो वैल्यू है वो क्या नहीं चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि 1 में से कोई चीज़ कम होगी तभी तो क्या मिलेगी आपको, 1 से कम चीज़ मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ए बीटा है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, AF जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रेटर देन ए। अब आप देखिए अगर ये 1 से कम है यानी कि पॉइंट में वही वैल्यू है तो पॉइंट की जो वैल्यू है उसका अगर आप ए में डिवाइड करेंगे तो वो क्या देगा, ए से बड़ी वैल्यू देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू हाफ आ रही है तो क्या होगा, वो ऊपर 2 टाइम्स कर देगा। इसकी वैल्यू 1/4 आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, 4 टाइम्स कर देगा, यानी कि ए की वैल्यू क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। तो AF क्या होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब AF की वैल्यू जो है वो ए से ग्रेटर देन आ जाती है फीडबैक के बाद में तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक। क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ
पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक समझ में आ गया आपको? किस पर डिपेंड करता है? जो हमारा ये लूप गेन है ना, इस ए बी को क्या बोल सकते हैं हम? लूप गेन बोल सकते हैं ना। जो लूप गेन है यानी कि इस लूप की वजह से कितना गेन हुआ, उस लूप गेन को क्या बोलते हैं? जो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फीडबैक, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव फीडबैक। दूसरा, एफ अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव फीडबैक, एफ अगर कम हो रहा है तो नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, चलिए अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट कि नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक में से कौन सी जो है, अच्छा एक चीज़ और भी है कि मान लीजिए तो ये जो है इक्वल टू किसके हो? 0 पे हो, है ना। तो इक्वल टू 0 तो उस केस में क्या चीज़ होती है? चलिए देख लेते हैं कि ये मिटा रहा हूँ, थर्ड केस ले लीजिए। थर्ड केस है हमारा इसके अंदर कि अगर मान लीजिए a माइनस ए बीटा, है ना, इफ सॉरी 1 माइनस ए बीटा इज इक्वल टू 0, मान लीजिए इसकी जो वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ए बीटा है वो किसके बराबर होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये 1 के इक्वल है, ठीक है, अगर ये 1 के इक्वल है तो इसका मतलब एफ कितना हो जाएगा? तो आप देखिए ये कितना हो गया? 0, 0 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इनपुट नहीं भी देंगे तो भी क्या करेगा ये? नॉर्मली क्या इनपुट अगर आप नहीं भी देंगे तो भी क्या करेगा? ये वोल्टेज आउटपुट में जनरेट करेगा। या फिर कह सकते हैं एक बार आप इनपुट दी फिर हटा दो तो उसके बाद भी क्या ये इसमें चलता रहेगा। ठीक है, और ये जो कंडीशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती है। ये किसमें होती है? जब हम ऑसिलेटर की बात करते हैं। किसकी? जो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑसिलेटर होते हैं, ठीक है, जिसे हम टैंक परिपथ यानी कि एक कैपेसिटर और एक इंडक्टेंस को अगर आप पैरेलल जोड़ देते हैं, फिर उसके अंदर आप एक बार एनर्जी देते हैं तो क्या होता है? वो अपने आप ही उसके अंदर जो है अल्टरनेटिंग करंट को जो है जनरेट करता रहता है। ठीक है, तो वो कौन सा केस है? हमारा ऑसिलेटर का केस है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे। हर्टले, क्लेम, कल्पिट, ये सारे ऑसिलेटर होंगे। ठीक है, तो वो जो ऑसिलेटर है उसके अंदर कौन सा फीडबैक काम आता है? उसमें आता है ये वाला फीडबैक जहाँ पे a माइनस ए बीटा जो इक्वल टू 0 होता है और ए बीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। और इसको बोलते हैं बारखाउज़न कसौटी, है ना। जब वो पढ़ेंगे तो वापस लिखवा दूंगा मैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? बारखाउज़न कसौटी यानी कि बारखाउज़न क्राइटेरिया। वो क्या होता है? ए बीटा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए ये क्या हो जाता है? एफ जो है वो फीडबैक के बाद में इनफाइनाइट वैल्यू आपको देगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये सब कुछ समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ें दिमाग में रखना, कब नेगेटिव फीडबैक कब पॉजिटिव फीडबैक होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक में से अगर यहाँ देखें तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या हो रहा है? पॉजिटिव फीडबैक में एफ की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, यानी कि आपका एम्प्लीफिकेशन कांस्टेंट क्या है? ज़्यादा है। नेगेटिव फीडबैक में क्या हुआ? एम्प्लीफिकेशन कांस्टेंट कम हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके हिसाब से बेटर कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो अगर देखने में देखें तो कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव बेटर होना चाहिए। लेकिन होता इसका उल्टा है। क्या है कि जो हमारा नेगेटिव फीडबैक है वो ज़्यादा बेटर होता है बजाय कि पॉजिटिव फीडबैक के। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? ज़्यादा बेटर होता है बजाय कि पॉजिटिव फीडबैक के। और उसका रीजन क्या है? उसके 3-4 रीजन है, जो रीजन आप डायरेक्टली लिख लीजिए ना। पहला रीजन होता है कि पॉजिटिव फीडबैक में सिर्फ और सिर्फ क्या है? अगर मान लीजिए कोई नॉइज़ है, आप सपोज कर लीजिए कि आपने जब इनपुट दिया तो इनपुट के साथ में कोई नॉइज़ हो गई या डिस्टॉर्शन है ना, तो कोई नॉइज़ या डिस्टॉर्शन इसके अंदर साथ में चल रही है, तो जो वी इनपुट है वो वी इनपुट प्लस कुछ नॉइज़ है इसके साथ, ठीक है, वो अंदर जा रही है। सिमिलरली यहाँ क्या होगा? वी इनपुट के साथ कुछ नॉइज़ अंदर जा रही है। लेकिन अगर मान लीजिए पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक क्या होगा? पॉजिटिव फीडबैक में ये आपका इनपुट तो बढ़ेगा, आउटपुट में क्या होगा? आउटपुट में आपको जो मिलेगा इनपुट में वो मिल जाएगा ए एफ ई इनपुट। ठीक है, इसके साथ साथ ए एफ किससे मल्टीप्लाई होगा? इस नॉइज़ से भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टॉर्शन या जो नॉइज़ थी वो क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, डिस्टॉर्शन या फिर जो नॉइज़ थी वो क्या हो गई? बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि देखो आप पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा कि वी आई के तो बढ़ेगा, तो वी आई के साथ साथ क्या होगा? नॉइज़। तो इसका मतलब आप जब वापस आउटपुट में लेंगे तो जो थोड़ी सी नॉइज़ थी इनपुट में वो क्या होगी? बढ़ के एफ टाइम्स आपको बढ़ के मिलेगी। ठीक है, अब आप देखिए अगर ये नेगेटिव फीडबैक होता तो क्या होता कि नेगेटिव फीडबैक के अंदर ये क्या है? 1 से कम है, तो 1 से कम है तो इसका मतलब क्या हो? पहले नॉइज़ कितनी थी? वी एन थी, अब कितनी हो गई? 1 से भी वी एन से भी कम हो गई नॉइज़। तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव फीडबैक जो क्या करता है वो इस नॉइज़ को कम करने का काम करता है। इसलिए क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक बेटर होता है बजाय कि पॉजिटिव फीडबैक के। ठीक है, एक तो हो गया कौन सा? नॉइज़ वाला कंसेप्ट हो गया। ठीक है, दूसरा चलिए मैं आपको एक साथ लिखा देता हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि ये फॉर्मूले जो हैं वो आपको हो सकता है पूछे जा सकते हैं ना। चलिए
तो सबसे पहले जो है वो आ जाते हैं हम लोग, गेन तो आपको मैंने बता ही दिया कि गेन किस तरह से होगा। फिर दूसरा आ जाता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, है ना। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक में सारे मैं किसके लिखा रहा हूँ, नेगेटिव फीडबैक क्यों यूज़ करते हैं उसकी बात है ना, ये लिख लेना अपने पास कि नेगेटिव फीडबैक इज बेटर देन पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक इज बेटर देन पॉजिटिव फीडबैक। और बेटर क्यों है, क्योंकि देखिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट को क्या करेगा वो, तो देखिए आप स्टेबिलिटी कांस्टेंट मान लीजिए आपके कोई एम्पलीफायर है, तो ये जो एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर का स्टेबिलिटी कांस्टेंट कितना है, एस जो है वो क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अच्छा, ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट आपने इससे पहले नाम सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ आपको। जब मैंने आपको ट्रांजिस्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने एक लीकेज करंट की बात की थी, ठीक है। तो लीकेज करंट की जो बात की थी, वो करंट क्या होनी चाहिए, वो टेम्परेचर के साथ में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, यानी करंट का जो है वो टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन है, जो किसकी वजह से, जो आपका रिवर्स बायस वाली करंट है उसका जो वेरिएशन है वो कितना होना चाहिए, लगभग जीरो होना चाहिए, नहीं कोई वेरिएशन नहीं। अगर उसमें जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, कम मिलेगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, वो जो वेरिएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। ये हालांकि इसका जो है अपने पास, अगर आप अपनी बुक्स में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में, तो आप जो अपनी यूजी की बुक है उसके अंदर जाके देख सकते हैं, जो आपकी ICU जो मैंने लिखाया था, है ना, जो लीकेज करंट थी, वो जो है वो किस तरह से डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, उसकी बात हम वहाँ पे करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, IC पे भी डिपेंड करेगी, वहाँ से हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, पूछ सकते हैं कि क्या होगा, तो जब फीडबैक के बाद में जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट आपको मिलेगा SF, वो क्या होगा, S1 माइनस A बीटा। तो आप देखेंगे ये जो कांस्टेंट है ना नीचे वाला, ये लगभग सब में कॉमन सा रहेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या होगी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा, ये आपका नया स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर मान लीजिए आपके पास, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड है कि अगर आपके जो है उसमें नॉइज़ है ना, नॉइज़ है, या फिर आपके पास क्या कह सकते हैं कि डिस्टॉर्शन है ना, तो डिस्टॉर्शन और नॉइज़, ठीक है, डिस्टॉर्शन या फिर नॉइज़ है तो उसको क्या करता है, मिनिमम करता है ना, कम करता है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज। ठीक है, यहाँ क्या करेगा, इसको डिक्रीज। ये किसकी बात है, सारी की सारी नेगेटिव फीडबैक के बारे में। ये सारा मैं जो लिखा रहा हूँ किसके बारे में लिखा रहा हूँ, नेगेटिव फीडबैक क्यों बेटर उसकी बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको क्या करेगा, नॉइज़, और इसको वो डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको नेगेटिव फीडबैक के अंदर, जो नॉइज़ मिलेगी आपको बाद में, है ना, VD डैश आएगी, वो क्या आएगी, VD/1 माइनस A/बीटा। ठीक है, ये क्या आएगी, A/बीटा। ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, ये क्या इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज होगा इसकी वैल्यू ना, इंक्रीज नहीं है, ये डिक्रीज है। डिक्रीज क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था, स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मतलब है कि ICO में, IC के रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कितना चेंज, तो जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उसकी वैल्यू इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अपने को वेरिएशन को क्या करना, कम करना ना, तो ये क्या होगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को डिक्रीज करता है। ठीक है, नॉइज़ को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, किस तरह से डिक्रीज करेगा, तो आपके पास अगर नॉइज़ की जो वोल्टेज है या डिस्टॉर्शन वोल्टेज आपको गिवन है, क्या होगा, 1/1 माइनस A बीटा। क्यों, क्योंकि ये जो 1/1 माइनस A बीटा, इसकी वैल्यू नेगेटिव फीडबैक के लिए क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, तो जब ग्रेटर देन 1 है तो हर चीज़ को क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। नीचे आता है क्या मतलब, ये हर चीज़ को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, तीसरा जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल, हालांकि इन पे तो नहीं पूछा है, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल मैंने देखा था, अभी आया था इसके अंदर आपके जो कॉलेज एजुकेशन वाला था ना, उसके अंदर ये न्यूमेरिकल इस पर पूछा गया था। तो एक चीज़ आप देखिए कि एक जो एम्पलीफायर होता है, ये सबसे पहले आप देख लीजिए कि एम्पलीफायर के अंदर जो है उसको बोलते हैं अपन क्या, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, है ना। तो एक एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। तो एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब है कि आप जब फ्रीक्वेंसी और उसके एम्पलीफिकेशन कांस्टेंट में ग्राफ बनाते हैं, नॉर्मली क्या होता है,
कि एम्प्लीफिकेशन कांस्टेंट जो है वो डिपेंड नहीं करना चाहिए फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन डिपेंड करता है। किस तरह से डिपेंड करता है? कुछ इस तरह से ये जो है डिपेंड करता है। ठीक है, ये इसकी इस तरह से डिपेंडेंसी होती है। और ये जो है इसे हम लिखते हैं ए एम, यानी कि ये मिड जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके अंदर ये वैल्यू आपको इस तरह से मिलती है। ठीक है, चलिए अब इसका क्या करते हैं हम लोग कि जो मैक्सिमम है उसका √2 टाइम्स करते हैं, है ना। तो मैक्सिमम का √2 टाइम्स करेंगे तो आपको जो वैल्यू है यहाँ से ये इस तरह से एक एफ एल और ये आपको मिलेगी एफ एच। ठीक है, ये वैल्यू कौन सी है? जहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाती है इसकी ए एम की 1/√2 टाइम्स हो जाती है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है एफ एच टू एफ एल, इसे हम क्या बोलते हैं? बैंड विड्थ। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एक जो हमारा पास एम्पलीफायर है उस एम्पलीफायर का क्या बोलते हैं? बैंड विड्थ बोलते हैं इसको। ठीक है, ये ग्राफ किसमें है? ए और एफ में ग्राफ होता है इस तरह से। ठीक है, यूजी की जो आपने सेकंड या फिर थर्ड, है ना, थर्ड ईयर या सेकंड ईयर के अंदर ये आपने प्रैक्टिकल किया होगा, जिसके अंदर आप एम्पलीफायर, एक ऑडियो एम्पलीफायर लेते हैं, ऑडियो ऑसिलेटर लेते हैं सॉरी, उसको एक एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करते हैं, देन उसके बाद में आप क्या करते हैं? उसको वेरिएशन करते हैं फ्रीक्वेंसी के, तो आप इस तरह का एक ग्राफ पाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? बैंड विड्थ। तो किसी भी एम्पलीफायर के लिए बैंड विड्थ जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही अच्छा एम्पलीफायर होता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा बैंड विड्थ होगी वो क्या होगा? उतना ही ज़्यादा अच्छा एम्पलीफायर होगा। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव फीडबैक करते हैं तो उससे क्या होता है? जो बैंड विड्थ है, यानी अभी बैंड विड्थ कितनी है इसकी? ये यहाँ से यहाँ तक की बैंड विड्थ है। फिर क्या होगा? ये बैंड विड्थ बढ़ जाती है। ठीक है, कब बढ़ जाती है? कैसे बढ़ेगी? कि अगर मान लीजिए आप फीडबैक करते हैं तो ये यहाँ आ जाता है और ये हाई वाली क्या होती है? उधर चली जाती है, तो इसका मतलब बैंडविड्थ क्या होगी? इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा नेक्स्ट वाले केस के अंदर कि जब आप इसको नेगेटिव फीडबैक यूज करेंगे तो नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा? थोड़ा मैं इसको और नीचे बना देता हूँ ना, ये फ्रीक्वेंसी है तो ये आ रही थी एफ एच या एफ एल। ठीक है, जब आप नेगेटिव फीडबैक लेंगे तो नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा कि नेगेटिव फीडबैक में इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आपको मिलेगी। ये आपको भले इससे कम मिलेगी, है ना, ये क्या मिलेगी? AMF, क्योंकि फीडबैक के बाद। ठीक है, देन उसके बाद में अगर आप इसके √2 टाइम्स पे जाते हैं तो ये √2 टाइम्स होगा इसका, तो AF M/√2। तो यहाँ जो ये वैल्यू मिलेगी ये इस तरह से, तो FL F और F ये किसका है? फीडबैक का। यहाँ से जाते हैं तो ये क्या मिल जाएगी आपको? FHF। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम फीडबैक के बाद देखें, हाँ, ये तो था विदाउट फीडबैक, विदाउट फीडबैक और विद फीडबैक। विद फीडबैक क्या होगा? विद फीडबैक आपको जो ये वैल्यू मिलेगी ये मिल जाएगी कि बैंडविड्थ जो होगी वो होगी, ये लिख देता हूँ, बैंडविड्थ होगी वो हो जाएगी आपके पास FHF माइनस FLF। ठीक है, तो ये जो बैंडविड्थ आ रही है आप देखिए ये कितनी आ रही है? यहाँ से यहाँ तक की आ रही है, और ये कितनी थी? यहाँ से यहाँ तक। तो चौड़ी कौन सा है? ये वाली ज़्यादा विड्थ है या फिर ये वाली ज़्यादा विड्थ है? ठीक है, ये विदाउट फीडबैक वाली है और ये फिर विद फीडबैक वाली है। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी नई, यानी कि ये आपको गिवन होगा तो ये नई वैल्यू आएगी, इसमें क्या रिलेशन होगा वो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा इसके अंदर? तो आप देखिए कि जो आपकी मिडिल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मिडिल वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो तो आपको पता ही है क्या हो जाएगी। सिंपली मिडिल वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा, या एम्प्लीफिकेशन कांस्टेंट है वो कितना हो जाएगा? ये इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, ये विदाउट फीडबैक, है ना, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये तो हमारा है विदाउट फीडबैक। ठीक है, और ये है विद फीडबैक, और फीडबैक भी कौन सा है? नेगेटिव। ठीक है, कौन सा फीडबैक है? नेगेटिव फीडबैक है ऑलवेज। ठीक है, तो ये AM रहेगा, तो AM क्या हो जाएगा? AM हो जाएगा 1 माइनस बीटा AM। ठीक है, ये दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट कि अच्छा फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड आउट करनी है आपको तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी मैं बात यहाँ पे, या फिर कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी उसकी मैं बात कर लेता हूँ ना। तो जो आपकी F जो लोअर फ्रीक्वेंसी है LF, है ना,
LF का मतलब ये वाली फ्रिक्वेंसी। ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आएगा उसके अंदर आपको ये गिवन होगा। अगर ये पूछते हैं आपको बाद में फीडबैक के बाद में क्या वैल्यू आएगी, तो AM आपको गिवन होगा, बीटा आपको गिवन होगा, देन उसके बाद में ये आपको वैल्यू पूछी जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर ये फ्रीक्वेंसी है पूछेंगे लोअर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तो ये गिवन होगी ऑलरेडी विदाउट फीडबैक वाली। ठीक है, जब विदाउट फीडबैक वाली गिवन है तो उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी मिलेगी, वो मिलेगी FL1 माइनस बीटा AM। ठीक है, तो आप अगर गौर कर रहे हैं तो हर एक चीज के अंदर जब भी नेगेटिव फीडबैक ले रहे हैं, कोई भी चीज हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एक कॉमन चीज आ रही है। क्या कॉमन आ रही है? डिवाइड में हमेशा 1 माइनस बीटा ए आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप मान लीजिए HF निकालते हैं, यानी कि हायर वाली फ्रीक्वेंसी, तो हायर वाली फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, हायर वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो हायर फ्रीक्वेंसी वाले जो है, हायर वाली फ्रीक्वेंसी होगा उसमें हो जाएगा FH डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस बीटा। ठीक है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़ के आनी चाहिए। तो बढ़ के आनी चाहिए क्या आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव, क्योंकि देखो यहाँ से आ जा रहा तो क्या हो रहा है, बढ़नी चाहिए, यहाँ से आ रहा है तो क्या हो रहा है, कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, इस तरह से आप इसको दिमाग में रखेंगे। ये दोनों जो क्वेश्चन है वो आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको जो है इसके अंदर यहाँ एम्प्लीफिकेशन कांस्टेंट और वहाँ एम्प्लीफिकेशन कांस्टेंट भी पूछा जा सकता है। उसकी वैल्यू कितनी होगी उसकी मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये मिडिल वाला आ गया, हाई में आ गया, तो अब मैं वो ये मिटा रहा हूँ मैं एक बार। इसके साथ साथ में जो है कुछ काम था क्या, तो ये कल करा देना मेरे को जमा, है ना, अभी तो फिर मैं इसमें लगा हूँ। तो इसके अंदर जो है नेक्स्ट कहाँ से अपन, हाँ इसी वाले में, तो हमें क्या निकालना है कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये आपको गिवन है, मान लीजिए कि इसका जो बैंडविड्थ है वो आपको गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी बात करते हैं। चलिए, तो ALF है ना, फीडबैक के बाद में AL, यानी कि ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, है ना, ये वैल्यू आपको गिवन है। इस पे जो है ये जो A दे रखा ना, मैंने AM/√2 किया है, तो ये AM/√2 किया, उसके अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ कि कितनी वैल्यू जो है इसकी बढ़ जाएगी, वो मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ से। ठीक है, तो जो उसको फाइंड आउट करना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कि AL मतलब कि पहले से मैंने जो उसको फाइंड आउट कर रखा है, यहाँ वैल्यू कितनी होगी, है ना, AL/ ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस JF LF/F। ठीक है, इसकी अगर मान लीजिए मुझे ये फाइंड आउट करना है ना, तो क्या हो जाएगा AL1 प्लस, है ना, ALF² ठीक है, ये डायरेक्टली फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आएगा वो इस पे आएगा FL वाली। ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आप इसको फाइंड आउट करोगे ना। एक में क्या होगा, माइनस में आ जाएगा 1/, और दूसरे में क्या आ जाएगा, प्लस के अंदर आ जाएगा। कितनी वो बैंडविड्थ है वो चौड़ी होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आपको ये गिवन है कि आपको लोअर फ्रिक्वेंसी, है ना, ये तो लोअर फ्रिक्वेंसी, अगर हायर फ्रिक्वेंसी के अंदर आपको गेन जो ये चेंज हो रहा है ना, हायर फ्रिक्वेंसी में जो गेन चेंज हो रहा है ना, वो किस तरह से हो रहा है उसकी बात करें तो ये हो जाएगा इस तरह से कि AH, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस F/FHF। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब दूसरा, अगर मान लीजिए इसका आपको निकालना क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, या मॉड्यूलस निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा AH1 प्लस F²/FHF का होल स्क्वायर टू द पावर 1/2। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आप दिमाग में रखेंगे कि हो क्या रहा है। जब आपके पास ये मिड फ्रीक्वेंसी के लिए आपको एम्प्लीफिकेशन कांस्टेंट दे दिया, तो लोअर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी के लिए कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो ये जो है
फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कैसा रहा इसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम जो है आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार डायग्राम नहीं पूछ के आपको सीधा सीधा, मैंने अभी देखा है क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ये जो है ना एफ, ये एफ और ये दोनों एफ जो आपको पूछ ली गई थी, जिसके अंदर आपको क्या करना, सिर्फ 1/1 माइनस ए बीटा करना था, उधर 1 प्लस ए बीटा करना था और दोनों को वैल्यू निकाल के रखनी थी। तो आपका जो है ना ये बैंडविड्थ है वो बढ़ जाती, वो आपको पूछी गई थी, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा आ सकता है, ठीक है। अब अगला जो है इसके अंदर एक और देखिए, हर एक केस में अगर आप देखते हैं तो आपको सिमिलरिटी लग रही है। क्या सिमिलरिटी लग रही है कि डिवाइड में हमेशा क्या आ रहा है, 1 माइनस ए बीटा जो है वो डिवाइड में आ रहा है उस उनसे जो फीडबैक के बाद में। और किसके लिए बोल रहे हैं, मैं नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब जो है आपके कि निवेशी और निर्गम पे जो है वो क्या वो इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। कि जो आपका इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी जो है वो न्यूमेरिकल आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आता है तो रेजिस्टेंस में क्या पूछेंगे, आपके इनपुट रेजिस्टेंस पे एम्पलीफायर के और आउटपुट रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। वैसे तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा फीडबैक कर रहे हैं, है ना, शंट फीडबैक कर रहे हैं या फिर सीरीज फीडबैक कर रहे हैं, दूसरा आप वोल्टेज फीडबैक कर रहे हैं, करंट फीडबैक कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन नॉर्मली ये होता है कोई भी जब आप नेगेटिव फीडबैक कर रहे हैं तो आपने देखा कोई भी एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐसे मान लीजिए अभी आपको पढ़ाए नहीं वैसे तो, लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अगर हम बात करें, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद में, है ना। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में बढ़ाऊंगा कि आपके इनपुट रेजिस्टेंस, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, इनपुट रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस लो होता है, इस तरह की चीजें वहाँ पे होती है, ठीक है। तो कोई भी एम्पलीफायर होता है उसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। अब नेगेटिव फीडबैक के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, है ना। तो ये मैं कहता हूँ रेजिस्टेंस, पहले लिख देते हैं इनपुट रेजिस्टेंस, स्टार लगा देते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो कोई भी जो एम्पलीफायर है उसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। अब फीडबैक ऐसे होना चाहिए कि जो वो हाई रेजिस्टेंस है वो और ज़्यादा हाई हो जाए, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, और ज़्यादा हाई हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि 1 माइनस ए बीटा, सब कुछ इसी पे डिपेंड है हर बार, है ना। 1 माइनस ए बीटा वो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है नेगेटिव फीडबैक के बाद वो क्या होगा, वो बढ़ जाना चाहिए। तो बढ़ जाना चाहिए इसका मतलब इसको डिवाइड करूँ तो इसको जोड़ूँ या सॉरी मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। तो क्या होना चाहिए ये, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा आ रहा ना, तो 1 से ज़्यादा इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, ये इससे मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। आगे समझ में, नेक्स्ट केस में आ जाइए। नेक्स्ट केस में क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये देखिए याद करने का तरीका है, नहीं समझने का। एक बार अगर समझ लोगे ना तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं इसके अंदर। अब आते हैं आउटपुट। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, किसी भी एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस होना चाहिए लो, ये आपको दिमाग में रखना है ना। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, फीडबैक के बाद रेजिस्टेंस जो भी होगा, ये विदाउट फीडबैक रेजिस्टेंस है और ये फीडबैक के बाद रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 1, ये क्या होना चाहिए, कम आना चाहिए, ठीक है। इसको जितना है उससे और कम करना है। कम करने के लिए क्या करूँ, इसको डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 माइनस ए बीटा जो है ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस है वो हो गए इसके याद रखने के तरीके, ठीक है। तो दिमाग में क्या रखना है, अगर आप दिमाग खुला रख के सोल्व करेंगे चीज़ों को तो आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है, और अगर दिमाग बंद रख के सोल्व करोगे तो बहुत समस्या आने वाली है, ठीक है। एच पैरामीटर से इसको मैं सोल्व नहीं करवा रहा क्योंकि उतने हाई लेवल पे हमें नहीं जाना है, ठीक है। सिंपल सिंपल आपके जो क्वेश्चन है वो आते हैं, तो मैंने आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। एक दो मैं अब न्यूमेरिकल ले लेता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसको कैसे हमें जो है सॉल्व करना होता है, ठीक है। अच्छा, एक बार और है कि कई बार जो है आपको ये जो वैल्यू दी जाती है ना वो डेसिबल में दी जाती है ना। ये डेसिबल वाला मैंने आपको नहीं लिखा है क्या, हाँ नहीं लिखा है, तो आप डेसिबल में भी लिख लीजिए कि कैसे इसको डेसिबल में निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर फीडबैक की आ जाती है वैल्यू, तो फीडबैक की वैल्यू कैसे हम डेसिबल में लिखते हैं वो चीज़ आप लिख लेना, है ना, इन डेसिबल। डेसिबल में जो ये वैल्यू आएगी वो लिखेंगे हम n इक्वल टू, ठीक है, ये लिखते हैं 20 log 10 1 माइनस ए बीटा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ये इस तरह से हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे हम लोग कि जो गेन है ना, ये क्या है हमारा गेन, एक तरह से कह सकते हैं। जो हमारा गेन है वो गेन क्या होगा, 20 log 10 1 माइनस ए बीटा। ये किया है किसी भी जो हमारे पास एम्पलीफायर होगा, ठीक है, फीडबैक एम्पलीफायर, उस फीडबैक एम्पलीफायर के लिए 10 की वैल्यू में हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। डेसिबल में कई बार पूछ लेते हैं इसलिए मैंने लिखा है, बाकी बहुत सिंपल सा है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी शायद कई बार पूछा हुआ है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला भी जो है इसमें पूछा हुआ है ये वाला, ठीक है। चलिए
तो अब मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो देखो आज हमारे सारे के सारे जो थे फीडबैक के अंदर वो क्या थे, सारे के सारे जो फीडबैक में थे वो थे हमारे पास एक फॉर्मूला जो था कि A/1 माइनस ए बीटा, ये जो कांस्टेंट है ना 1 माइनस ए बीटा, यही सब कुछ है इंपॉर्टेंट। ये कब मल्टीप्लाई में आएगा कब डिवाइड में आएगा बस उस पर ध्यान अपने को रखना है, ठीक है। चीज़ को अगर बढ़ानी है तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई में आएगा। नेगेटिव फीडबैक के लिए, पॉजिटिव के लिए कुछ नहीं आएगा। कोशिश हमेशा ये रहेगी आपके लिए हर बार नेगेटिव फीडबैक में आएगा, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ज़्यादा यूजफुल भी है किसके बजाय, पॉजिटिव फीडबैक की बजाय, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आज, फीडबैक इसमें कंप्लीट कर देंगे हम लोग, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। इसमें कहा गया है कि एक मूल प्रवर्धक का मतलब जो सिर्फ सिंपल प्रवर्धक है ना, एम्पलीफायर है, उसके अंदर आपने फीडबैक नहीं किया है ना, उसकी बात हम कर रहे हैं। अब नेगेटिव फीडबैक के अंदर देखो आपको ऑप्शन में जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बना देंगे। देखो नेगेटिव फीडबैक की जो है प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी आप अगर नहीं लिखिए तो अब मैं बोल देता हूँ, एक बार लिख लेना आप लोग। क्या करता है नेगेटिव फीडबैक, सबसे पहले रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, नेगेटिव फीडबैक इनपुट रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, ठीक है, इंक्रीज कर देगा, आउटपुट रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देगा। नेगेटिव फीडबैक नॉइज को डिक्रीज कर देगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिक्रीज कर देगा, ठीक है। आ गया, बस ये चार चीज़ आप दिमाग में रखिए, ठीक। और दूसरा फ्रीक्वेंसी जो है बैंड गैप को है बढ़ा देगा, ठीक है। हो गई सारी चीज़ें क्लियर। ये पांच चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाने के लिए, किसको इंक्रीज कर रहा है किसको डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। चलिए अब ले लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है एक मूल प्रवर्धक की वोल्टा लब्धि। तो वोल्टा लब्धि का मतलब क्या हुआ, वोल्टा लब्धि का मतलब हुआ मूल प्रवर्धक का मतलब हुआ ए, है ना। वोल्टा लब्धि -70 है ना, -70 गिवन है ना। मूल प्रवर्धक का मतलब क्या है, मूल का मतलब है कि सिंगल आपने वो जो एक एम्पलीफाइड लिया है उसमें फीडबैक नहीं किया है, ठीक है। चलिए फिर है सामान्यतः इसमें 1 वोल्ट आरएमएस वैल्यू दी है, 1 वोल्ट आरएमएस वैल्यू निवेश की जा सकती है, ठीक है, यदि इस प्रवर्धक पर पुनर्निवेशी अनुपात का मतलब क्या है, फीडबैक रेशियो। तो फीडबैक रेशियो क्या होता है बीटा, वो कितना है 0.1 है, ठीक है। फीडबैक रेशियो कितना है 0.1 है। 0.1 वाला नेटवर्क संयोजित कर दिया जाए तो पुनर्निवेश प्रवर्धक में निविष्ट वोल्टा, निर्गम वोल्टा लब्धि व पुनर्निवेश की गणना कीजिए डेसिबल में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, इसने कहा है एक तो क्या करना है, निविष्ट वोल्टा यानी कि इनपुट कितना दे रहे हैं वोल्टेज, निर्गम वोल्टा यानी कि आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी, वोल्टा लब्धि यानी कि एम्प्लीफिकेशन कॉन्सेंट, ये फीडबैक करने के बाद यानी कि एफ कितना होगा, ठीक है। अगला पुनर्निवेशी वोल्टा की, पुनर्निवेशी जो है उसकी गणना करनी है ना, पुनर्निवेश की गणना करनी है और क्या करना है उसके अंदर डेसिबल में फाइंड आउट करना है, ठीक है। चार चीज फाइंड आउट करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमारे पास एक चीज दिमाग में रखो, जब भी हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो 1 माइनस ए बीटा की वैल्यू मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ए बीटा निकाल लेता हूँ। ए बीटा कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 70 × 0.1 दैट इज 7, माइनस में 7, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -7 आ गई, ठीक है। ये कौन सा फीडबैक लग रहा है आपको, देखते से पता है, क्योंकि ए बीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब कौन सा है, नेगेटिव फीडबैक है ना। कौन सा है, नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। आ जाइए अब इसके अंदर, अब सबसे पहले क्या है, मुझे इनपुट वोल्टेज वगैरह सारी चीजें चाहिए, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज क्या होता है, इनपुट वोल्टेज अब आप देखिए इसके अंदर सबसे पहले लिखा हुआ क्या है कि सामान्यतः इसमें 1 वोल्ट का निवेश किया जा सकता है, किसमें, इस जो आपके पास एम्पलीफायर है ना। अच्छा मैं इसको बना देता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए, एक सेकेंड है ना। ये आपके पास इस तरह से है, ये ए, ये बीटा, देन उसके बाद में ये इस तरह से है ना। तो ये आउटपुट है, ये हम इनपुट करते हैं और यहाँ VIF। अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं इसके अंदर कि इसके अंदर जो इनपुट किया जा सकता है वो कितना किया जा सकता है, 1 वोल्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इनपुट 1 वोल्ट, एक क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया हुआ, इसके अंदर इनपुट कितना किया जा सकता है 1 वोल्ट। तो इसका मतलब यहाँ गिवन हमें क्या है कि VIF जो है वो 1 वोल्ट गिवन है, कितना गिवन है 1 वोल्ट गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन से समझना आपको, ठीक है। इसमें ये नहीं कहा गया इसके अंदर, सिर्फ ये क्या बोला कि इसके अंदर यानी कि इस एम्पलीफायर के अंदर जो विदाउट, ये पहले लाइन कब चल रही है आपको मैं स्टार्टिंग से फिर बता रहा हूँ कि एक मूल प्रवर्धक की वोल्टा लब्धि -70 है तथा इसमें सामान्यतः, तो इसका मतलब ये जब नहीं है तब सामान्यतः क्या हो रहा है, तब सामान्यतः उसके अंदर 1 वोल्ट जो है वो निवेश किया जा सकता है। तो इसका मतलब इसमें 1 वोल्ट निवेश किया जा सकता है, इसका मतलब ये क्या है, VIF 1 वोल्ट के इक्वल है, ठीक है। जब VIF 1 वोल्ट के इक्वल आ गया तो आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालेंगे, आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, अब देखिए
वी आई एफ इसमें जा रहा है, ए इससे मल्टीप्लाई हो गया, आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो वी आउटपुट क्या हो गया, वो हो गया ए वी आई एफ। ठीक है, ए कितना है -70, आई एफ कितना है 1 वोल्ट, तो इसका मतलब ये कितना हो गया -70 वोल्ट हो गया। ठीक है, कितना आ गया -70 वोल्ट आ गया। अब आता है नेक्स्ट कि पुनर्निवेशी वोल्टता कितनी है। ठीक है, फीडबैक वोल्टेज कितनी है। ठीक है, तो आइए आप यहाँ पे फीडबैक वोल्टेज, फीडबैक वोल्टेज का मतलब क्या है, फीडबैक वोल्टेज का मतलब है कि आउटपुट जो वोल्टेज है उसका क्या कर रहे हैं, बीटा टाइम्स हम इसके अंदर इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो फीडबैक वोल्टेज कितनी होगी, वो होगी बीटा वी आउटपुट। बीटा कितना है 0.1, ये कितना आउटपुट, ये आ रहा -70, तो कुल मिला के -7 वोल्ट। ये क्या हो गया हमारे पास फीडबैक वोल्टेज। ठीक है, ये डायग्राम दिमाग में रहेगा तो सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। अगला क्या है, निर्गम वोल्टता कितनी है, आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी वो हमने फाइंड आउट कर ली। निविष्ट वोल्टेज है ना, यानी कि इनपुट वोल्टेज कितनी होगी वो फाइंड आउट करना है। तो इनपुट वोल्टेज कितनी होगी, तो यहाँ से देखिए कि वी आई एफ हमारे पास क्या होता है, वी आई प्लस बीटा वी नोट। ठीक है, तो वी आई क्या हो गया, वी आई एफ माइनस बीटा वी नोट। वी आई एफ कितना है -70 है ना, सॉरी वी आई एफ तो 1 वोल्ट है, सॉरी वी आई एफ कितना है 1 वोल्ट, माइनस बीटा आउटपुट कितना है, देखिए -7 वोल्ट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो गया 8 वोल्ट। तो इनपुट कितना किया हमने, इनपुट कर दिया हमने 8 वोल्ट इनपुट कर दिया। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना, ये पता ही है आपको, दिख रहा है साफ साफ है ना इस तरह से। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट इसमें क्या फाइंड आउट करना है, निविष्ट वोल्टेज निर्गम वोल्टेज। तो निर्गम ये आ गई, निविष्ट ये आ गई। ठीक है, अगला टॉपिक अगला है अपने पास वोल्टा लब्धि। वोल्टा लब्धि मतलब अब नया वोल्टेज क्या आएगा इसके अंदर, जो एफ फाइंड आउट करनी है। तो एफ क्या होता है, एफ यही फाइंड आउट कर दो क्या, इसको मिटा के यही फाइंड आउट कर रहा हूँ ना। एफ क्या होगा, तो एफ होता है हमारे पास A/1 माइनस ए बीटा। ठीक है, यही होता है। तो ए कितना है -70, ये कितना है -1, और इसकी वैल्यू कितनी फाइंड आउट की थी हमने, ए बीटा की -7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7। ठीक है, तो कितना आ गया -17/8, 70/8 है ना, तो -70/8 करेंगे तो कितना आएगा, ये करीब करीब 8.75 है ना, 8.75 माइनस में 8.75। तो इसका मतलब देखिए आप क्या किया, स्टार्टिंग में जब आप फीडबैक नहीं कर रहे थे तो 70 गुना बढ़ा रहा था उसको, 70 टाइम्स अगर इनपुट कोई दे रहे थे तो विदाउट फीडबैक क्या हुआ, 1 वोल्ट देने पे 70 वोल्ट मिल रही थी। और यहाँ क्या है, यहाँ जब फीडबैक कर दिया उसके बाद 1 वोल्ट देने पे 8.75 वोल्ट मिल रही, तो इसका मतलब फीडबैक नेगेटिव है, जिसने क्या किया इसकी वैल्यू को कम कर दिया। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक। चलिए अगला है पुनर्निवेशी वोल्टेज निकालना है, किसकी वैल्यू के अंदर निकालना है, डेसिबल में निकालना है। ठीक है, तो निकाल देते हैं डेसिबल में। तो गेन जो है वो कितना होगा, तो आप देखिए डेसिबल में गेन क्या लिखा था मैंने, 20 log 10 1 माइनस ए बीटा। 1 माइनस ए बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। ठीक है, तो 20 log 10 8। ठीक है, 1 माइनस ए बीटा ये रहा है ना, 1 माइनस ए बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही थी, तो 8 मैंने यहाँ रख दी है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, log 10 8 की वैल्यू कितनी आती है, 8 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये आएगी 0 पॉइंट है ना, कैसे निकालोगे 2 to पावर 2, यानी कि इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सॉरी 3 से है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 8 को 2 की पावर 3, तो 3 क्या आएगा आगे आ जाएगा, फिर हो जाएगा log 10 और ये 2, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, ये हो गया हमारे पास 60 log 10 की वैल्यू, तो log 2 की वैल्यू, तो log 2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आएगा 0.9 एक बार 0.903, हाँ 0.903 जो है इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने पे तो कुल मिला के सोल्व करोगे तो फाइनल वैल्यू लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा आपके पास 18.16 dB। ठीक है, घबराइए मत, अगर ऐसी कोई वैल्यू आपके पास आती है तो वो आपको आंसर में दिया होगा कि log 2 की वैल्यू इतनी होती है, log 8 की वैल्यू इतनी होती है, वो गिवन होगा, आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, बस आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो फीडबैक में जो है जो एक ही क्वेश्चन बनता है वो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक रेजिस्टेंस का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस का क्वेश्चन बन सकता है, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इस तरह का जो है आपके एक क्वेश्चन और बना सकते हैं। घबराना नहीं है, क्वेश्चन बन जाता है तो आप आराम से उसको सोल्व कर सकते हैं। स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट हो गया, रेजिस्टेंस के बारे में सेम ऐसे ही क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, चलिए ये जैसे ये क्वेश्चन एक दे रखा है, एक रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन और कर लीजिए कि कैसे आप रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। घबराना नहीं है, सिंपल से जो हमारा लॉजिक है उस लॉजिक से चलते रहिए, कोई समस्या नहीं आने वाली आपको। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ एक कि एक प्रवर्धक की वोल्टा लब्धि 100 है, वोल्टा लब्धि 100, तो वोल्टा लब्धि का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज गेन। प्रवर्धक कौन सा, नॉर्मल प्रवर्धक है, तो इसका मतलब ए गिवन है आपको। ठीक है, ए कितनी है 100 है।
उसके बाद में निवेश की प्रतिरोध आर इनपुट कितना है 500 ओम है, ठीक है। इसे किसी पुनर्निवेशी निष्पत्ति के नेटवर्क से संयोजित किया जाता है, ठीक है, वही फीडबैक किया जाता है, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। इसका निवेशी प्रतिरोध बढ़कर, अब क्या हो गया, निवेशी प्रतिरोध बढ़कर, तो बढ़कर मतलब फीडबैक करने के बाद 5000 हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक में होता है, हमें पता है 5000 हो जाते हैं। तो प्रवर्तक के निवेश पर पुनर्निवेशी निवर्तक को जोड़ने वाले मिश्रक का परिपथ की प्रकृति क्या होगी। प्रकृति का मतलब है कि कैसा होगा, है ना, नेगेटिव फीडबैक होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप देखिए जब आपका इनपुट बढ़ जाता है तो कौन सा फीडबैक होता है, वो हमेशा नेगेटिव फीडबैक होता है, ठीक है। इनपुट क्या हुआ, बढ़ गया, तो इनपुट बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव फीडबैक है। सबसे पहली बात तो ये हुआ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आ गया समझ में। अब वो जो फीडबैक आपने किया तो ए आपको क्यों है, तो बीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, आपको जो ये आपने फीडबैक सर्किट लिया उसका ये एम्प्लीफिकेशन कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करना है, कितना होगा, ठीक है। तो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमें पता है आर आई डैश क्या होता है, आर आई 1 माइनस ए बीटा होता है, ठीक है। ये कितना है 5000 ओम, ये कितना है 500, ये 1 माइनस ए कितना है 100 और ये बीटा, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 इक्वल टू 1 माइनस 100 बीटा। इसको इस तरफ ले आइए तो कितना हो जाएगा, अच्छा इसको इस तरफ, तो बीटा इक्वल टू कितना होगा, ये इस तरफ आ जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, ये इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव में 9, ठीक है। डिवाइडेड बाय 100 दैट इज माइनस 0.09, 0.09, हाँ ठीक है, 0.09 जो है ये क्या हो जाएगा, इसका बीटा की आपके पास वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव के अंदर, क्योंकि फीडबैक क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो आगे समझ में, बड़ा सिंपल सा है। यही आउटपुट के अंदर देते तो क्या होता है, आउटपुट में वैल्यू कम होनी चाहिए, तो क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। यही क्वेश्चन मान लीजिए आउटपुट में आता तो कहते हैं कि आउटपुट में कितना है, आउटपुट में तो 5000 है और आउटपुट जो नया मिला है वो कितना 1000 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा है, नेगेटिव फीडबैक। आउटपुट में वैल्यू क्या होती है, कम होती है रेजिस्टेंस पर, इनपुट में क्या होती है, वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। तो ये सिंपल से क्वेश्चन आने, तो आपको दिमाग में क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट दिमाग में रहेगा, ठीक है। उसके बाद कि नेगेटिव फीडबैक में ए, और नेगेटिव में ही ध्यान देना ए माइनस ए बीटा, 1 माइनस ए बीटा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए आगे समझ में, फीडबैक के बारे में इससे ज़्यादा कुछ भी न्यूमेरिकल या इससे ज़्यादा कुछ भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था, मैंने आपको जब ये वीडियो बनाया था जिसपे आपको कैसे तैयारी करनी है फर्स्ट ग्रेड की, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ दिमाग लगा के देखना है कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। एग्जामिनर कोई आपको ऐसा नहीं है कि पूरा आपको एक पैराग्राफ दे देगा कि इसको सोल्व करके बताइए, ठीक है, वो नहीं रहेगा। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और ये फीडबैक वगैरह तक मैंने देखा कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। 99% जो बच्चे हैं वो नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है, वो उससे पहले जो है अपने हथियार डाल देते हैं, रजिस्टेंस वहाँ तक पढ़ लेते हैं, सीधा इसमें चल जाते हैं, जो आपकी ये है अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वहाँ पढ़ जाते हैं। जो आपकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें वो ओम्स लॉ वगैरह, उसमें ट्रांजिस्टर सिंपली देख लेंगे और डायोड वगैरह के बारे में देख लेंगे, उसके बाद में फीडबैक तक पहुँचते नहीं है। लेकिन फीडबैक बड़ा ईजी है, मैंने आप देखो फीडबैक जो है एक ही वीडियो के अंदर 1 घंटे में आपको सब कुछ समझा दिया, किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिंपल से बन सकते हैं, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में, थैंक यू वेरी मच।